हेलो दोस्तों ये है आज के जम्मू एंड कश्मीर सिविल सिलेक्शन बोर्ड का जो एग्जामिनेशन हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर। और इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली देखेंगे जनरल नॉलेज आपको जम्मू एंड कश्मीर से किस तरह के क्वेश्चन आज के एग्जाम में पूछे गए थे। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो को आप जरूर एंड तक देखते रहें क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि इस एग्जामिनेशन पेपर में रिपीट हुए हैं। दोस्तों आज की इस मेरी वीडियो पे टारगेट है 500 लाइक्स। दोस्तों अगर आपको वीडियो एंड में अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर आप लाइक करें, शेयर करें और मेरा टारगेट 500 लाइक्स का वो कंप्लीट करने में मेरी हेल्प करें। तो पहला क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज मार्तंड सन टेम्पल लोकेटेड। आपको बताना है मार्तंड सन टेम्पल इनमें से किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। चार ऑप्शन आपके पास, अनंतनाग, कुलगाम, रामबन या फिर किश्तवाड़। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में अभी तक पूछा जा चुका है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट ए, अनंतनाग में है दोस्तों मार्तंड सन टेम्पल। दोस्तों मार्तंड सन टेम्पल को ललितादित्य मुक्तापिड़ा ने बनवाया था। 8th सेंचुरी में इसको बनवाया गया था। और इसके अलावा ये पॉइंट भी याद रखें कि इस यानी मार्तंड सन टेम्पल को 15th सेंचुरी में सिकंदर शाहमीरी ने डिमोलिश किया था। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेराइटी ऑफ वॉलनट्स। आपको बताना है इनमें से कौन सा वॉलनट यानी अखरोट की वेराइटी यानी किस्म नहीं है। ऑप्शन है आपके पास रक्से, कार्पो, कागजी, सुलेमान या फिर बर्जिल। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा पार्ट ए, रट्से कार्पो। दोस्तों रट्से कार्पो जो है ये एप्रिकॉट यानी खुबानी की एक किस्म है जो ज्यादातर लद्दाख में पाई जाती है। उसके बाद जो कागजी है, सुलेमान या फिर बर्जिल है, ये अखरोट की किस्में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज शेयरिंग इन द केस ऑफ शीप। आपको बताना है अगर हम शीप यानी भेड़ बकरियों की बात करते हैं तो उसमें शेयरिंग का क्या मतलब है। चार ऑप्शन आपके पास, प्रोसेस ऑफ यूजिंग इंसेक्टिसाइड ऑन द फ्लीस ऑफ द शीप, प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग ईयर टैग्स, प्रोसेस ऑफ स्प्रेइंग कलर ऑन द बॉडी ऑफ द शीप या फिर प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वूल फ्रॉम द बॉडी ऑफ द शीप। तो दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तकरीबन 4th या 5th स्टैंडर्ड का ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि शेयरिंग का क्या मतलब है जो कि शीप की होती है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट डी, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वूल फ्रॉम द बॉडी ऑफ द शीप। यानी जो भेड़ बकरियां होती हैं इनके जिस्म पे जो वूल होता है उसके काटने को शेयरिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूसमर्ग इज अ हिल स्टेशन इन जम्मू एंड कश्मीर इज नोन एज। आपको बताना है यूसमर्ग को और किस नाम से जाना जाता है। चार ऑप्शन आपके पास, मीडो ऑफ जीसस, वैली ऑफ मिल्क, जिवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर या फिर वैली ऑफ फ्लावर्स। दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन भी JKSSB ने पूछा हुआ है अपने एग्जाम में। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट ए, मीडो ऑफ जीसस जो है ये यूसमर्ग को कहा जाता है। और वैली ऑफ मिल्क जो है ये परसों ही एग्जाम में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन कि वैली ऑफ मिल्क किस जगह को कहा जाता है। तो ये है दूध पत्री जो कि बडगाम में आता है। इसके बाद दोस्तों जिवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर ये डल लेक को कहा जाता है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। इसके बाद वैली ऑफ फ्लावर्स ये तो आप सभी को पता ही होगा। आप मुझे खुद ही नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि वैली ऑफ फ्लावर्स किसको कहा जाता है, जिस तरह सोनमर्ग को कहा जाता है वैली ऑफ गोल्ड। दोस्तों यूसमर्ग की बात करें तो ये भी याद रखें कि यूसमर्ग जो है ये भी बडगाम डिस्ट्रिक्ट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज द उज रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम। आपको बताना है कि जो उज रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है। ऑप्शन आपके पास, सियोजर रेंज, बाराबंगल नियर रोहतांग पास, कैलाश कुंड ग्लेशियर या फिर वेरी नाग स्प्रिंग। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट ए, सियोजर रेंज। और ये जो उज रिवर है ये तकरीबन 65 किलोमीटर लॉन्ग है और इसकी जो मेन 2 ट्रिब्यूटरीज हैं यानी उज की जो 2 मेन ट्रिब्यूटरीज हैं उनमें एक आता है बिनिनी नाला और दूसरा आता है उसका नाम है नाज नाला या फिर नाज रिवर। तो ये इसकी 2 मेन ट्रिब्यूटरीज हैं उज रिवर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट शाहतू शॉल्स। आपको बताना है शाहतू शॉल्स के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है,
इट्स मेन सोर्स इज केल गोट, ये सही नहीं है क्योंकि शातू शाल जो है ये तिब्बतियन एंटीलोप जिसको चिरू कहते हैं उसके फर से बनता है। इसके बाद इट्स मेन सोर्स इज छेंगपा गोट, तो ये हमने अभी कहा कि छेंगपा नहीं है बल्कि चिरू है। नेक्स्ट है आईने अकबरी रिकॉर्ड्स द अकबर वाज एन एविड कलेक्टर ऑफ द शातू शॉल्स, तो ये भी सही नहीं है। इसके बाद प्रोडक्शन सेल एंड एक्विजिशन ऑफ शातू शॉल्स हैव बीन इलीगल सिंस 1979, तो ये स्टेटमेंट जो है ये दोस्तों सही रहेगा। तो ये जो शातू शॉल्स हैं इनकी प्रोडक्शन सेल और एक्विजिशन पर बैन लगाई गई 1979 में, क्योंकि ये जो एंटीलोप है, हिमालयन एंटीलोप या तिब्बतियन एंटीलोप यानी चिरू, इनकी जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा कम हुई थी, ये एंडेंजर्ड हो गए थे। इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा 1979 में इसकी जो प्रोटेक्शन वगैरह है उसको बैन किया गया ताकि इन एंटीलोप्स को, तिब्बतियन एंटीलोप्स को, चिरूस की प्रोटेक्शन की जाए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पीर खोर टेम्पल इज है, आपको बताना है जो पीर खोर टेम्पल है ये क्या है। ऑप्शंस हैं मुस्लिम श्राइन, सूफी श्राइन, शिवा टेम्पल या फिर कृष्णा टेम्पल। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा पार्ट सी, ये एक शिवा टेम्पल है जो कि जम्मू में पड़ता है और ये तावी रिवर के ऊपर जो है बनाया गया है और इसको पीर खो केव टेम्पल भी कहा जाता है क्योंकि ये एक छोटी सी केव में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ काउंसिल्स ऑफ स्टेट आर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। आपको बताना है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के मुताबिक जम्मू कश्मीर से कितने काउंसिल ऑफ मेंबर जाएंगे। चार ऑप्शन है आपके पास 4, 6, 36 या फिर 117। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा पार्ट ए 4। दोस्तों यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि मैंने जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पर एक कंप्लीट वीडियो सीरीज बनाई है जिसमें हमने जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उसके पार्ट्स या फिर सेक्शन या सब सेक्शन पे पूरी जो क्वेश्चंस हैं वो बनाए हैं, तो आप जरूर प्लेलिस्ट चेक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है Who among the following is known as the Samudragupta of Kashmir due to his significant role during the Karkuta dynasty between 724 to 761 AD। आपको बताना है इनमें से किसको समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर कहा जाता है। चार ऑप्शन आपके पास ललितादित्य मुक्तापिड, अवंती वर्मन, दुर्लभ वर्धना या फिर जयापिदा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा पार्ट ए, ललितादित्य मुक्तापिड को बोला जाता है समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर और इसी ने मार्तंड सन टेम्पल बनाए जो कि अवंतीपोरा में है। दोस्तों अवंती वर्मन के नाम पे अवंतीपोरा का नाम अवंतीपोरा रखा गया है। दोस्तों ललितादित्य मुक्तापिड जो है ये 5th रूलर थे करकुटा डायनास्टी के कश्मीर में, और अगर हम करकुटा डायनास्टी की बात करते हैं कश्मीर के तो इसकी फाउंडेशन कश्मीर में डाली है दुर्लभ वर्धना ने तकरीबन 625 CE में। अगर हम अवंती वर्मन की बात करते हैं तो अवंती वर्मन फर्स्ट किंग रहे हैं उत्पाला डायनास्टी के कश्मीर में और इन्होंने तकरीबन अपनी हुकूमत जो है वो 855 से लेकर 883 AD तक चलाई है कश्मीर में। According to Census of India 2011, which of the following union territory had the highest sex ratio? आपको बताना है सेंसस 2011 के मुताबिक इंडिया की वो कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसका हाईएस्ट सेक्स रेशियो है। चार ऑप्शन है आपके पास चंडीगढ़, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप या फिर दमन एंड दीव। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट बी पौंडीचेरी। दोस्तों अगर हम पौंडीचेरी की सेक्स रेशियो की बात करें तो सेंसस 2011 के मुताबिक इसकी जो सेक्स रेशियो है वो 1038 है। तो यूटी में ये सबसे हाईएस्ट वाली सेक्स रेशियो वाली यूटी रहेगी। और अगर हम स्टेट्स की बात करें तो इंडिया की जो हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाली स्टेट है दोस्तों वो है केरला, और केरला का जो सेक्स रेशियो है दोस्तों वो 1084 है। अगर हम जे.एंड.के की बात करें सेंसस 2011 के मुताबिक जो जे.एंड.के का सेक्स रेशियो है दोस्तों वो है 883। दोस्तों सेंसस 2011 पे मैंने एक कंप्लीट वीडियो सीरीज बनाई है, आप प्लेलिस्ट चेक करें सेंसस 2011।
दोस्तों अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन, आप मुझे बताइए इंडिया की कौन सी वो यूटी है जिसका लोवेस्ट सेक्स रेशियो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है The Harappa civilization was discovered in 1921 by the excavations by। तो आपको बताना है कि जो हरप्पन सिविलाइजेशन है इसको डिस्कवर किया गया था 1920-21 में। आपको बताना है कि ये जो एक्सकवेशन है ये किसने की थी। चार ऑप्शन आपके पास, दरियाराम सैनी, मोर्टिमर व्हीलर, सर अलेक्जेंडर कनिंघम या फिर विश्वजीत पारुल। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट ए, दयाराम सैनी। दोस्तों यहाँ पर ये भी आप याद रखें कि दयाराम सैनी के साथ जो दूसरे साथ थे उनका नाम था डॉक्टर R.D. बैनर्जी। दोस्तों हरप्पा सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है और ये एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है जो कि फ्लोरिश हुई थी तकरीबन 3300 BC से लेकर 1300 BC के दरमियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज। आपको बताना है जम्मू कश्मीर का जो पहला डेली न्यूज़पेपर निकला था उसका नाम क्या था। चार से आपके पास, कश्मीर टाइम्स, रणबीर, ग्रेटर कश्मीर या फिर कश्मीर ऑब्जर्वर। दोस्तों ये हमने जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री में डिस्कस किया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा पार्ट बी, रणबीर। दोस्तों याद रखें कि जो रणबीर न्यूज़पेपर है जो कि जम्मू कश्मीर का पहला न्यूज़पेपर रहेगा, ये उर्दू ज़बान में आया था और ये 24 जून 1924 को जम्मू कश्मीर में जो है पब्लिश किया गया था और इसको पब्लिश किया था, उनका नाम था लाला मुल्क राज सराफ। ये आप याद रखें, लाला मुल्क राज सराफ उनका नाम था और लाला मुल्क राज सराफ को फादर ऑफ कश्मीरी जर्नलिज्म भी कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमने कई बार डिस्कस किया है। ये क्वेश्चन, किशन गंगा इज एन इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। आपको बताना है जो किशन गंगा रिवर है ये इनमें से किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। चार ऑप्शन है आपके पास, चेनाब, चंद्रा, झेलम या फिर बागा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो वो रहेगा पार्ट सी, झेलम रिवर की किशन गंगा जो है ट्रिब्यूटरी है। दोस्तों याद रखें कि किशन गंगा को जम्मू कश्मीर में किशन गंगा रिवर कहा जाता है, लेकिन पाकिस्तान में इसी दरिया को यानी किशन गंगा को नीलम कहा जाता है। दोस्तों मैंने रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे कंप्लीट एक वीडियो सीरीज बनाई है जिसमें हमने किशन गंगा के बारे में डिटेल्ड बात की है और पावर प्रोजेक्ट्स कौन कौन बने हैं, किस रिवर पे बने हैं, वो भी हमने उन वीडियोस में डिस्कस किए हैं। तो आप जरूर चेक करें रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर प्लेलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्लॉज सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स विद द अप्रोप्रिएशन ऑफ बिल्स। आपको बताना है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का कौन सा वो क्लॉज है, सेक्शन है जो कि अप्रोप्रिएशन ऑफ बिल से डील करता है। चार ऑप्शन है आपके पास, 36, 39, 41 या फिर 43। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा पार्ट डी यानी 43। दोस्तों यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि मैंने जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे कंप्लीट वीडियो सीरीज बनाई है, आप ज़रूर चेक करें अगर आपके सिलेबस में JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 है। और उसमें हमने डिटेल्ड बात की है कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का कौन सा सेक्शन, कौन सा क्लाज किससे डील करता है और कौन सा पार्ट किससे डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज ECOSOC स्टैंड फॉर। आपको बताना है ECOSOC की जो फुल फॉर्म है वो इनमें से क्या है। चार ऑप्शन आपके पास, एनवायरमेंटल काउंसिल ऑफ सोशल कोऑपरेशन, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, एजुकेशनल कोलिशन फॉर सोशल ऑर्डर या फिर एथिकल कमेटी ऑन सोशल कोऑपरेशन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा पार्ट बी, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। दोस्तों याद रखें कि जो ECOSOC है ये यूनाइटेड नेशंस की प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से जो कि 6 हैं उनमें से एक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर से लिया गया है, हु वर द की मेंबर्स ऑफ द इंडियन टीम दैट वन द गोल्ड मेडल इन द विमेन्स
25 मीटर पिस्टल शूटिंग टीम इवेंट एट द एशियन गेम्स 2023। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से वो की मेंबर्स थे जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है विमेन्स 25 मीटर पिस्टल शूटिंग में एशियन गेम्स 2023 में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट ए, मानू बाकर, रिदिम संगवन और ईशा सिंह। दोस्तों याद रखें कि एशियन गेम्स 2023 ये हांगझो चाइना में हुए थे और इंडिया की तरफ से जो इसमें फ्लैग बेरर थी वो थी PR श्रीजेश। और अगर हम इसमें इंडिया की मेडल टैली की बात करें तो कुल मिला के इंडिया ने इसमें 107 मेडल्स जीते थे, जिनमें से 28 गोल्ड मेडल थे और इसके अलावा 38 सिल्वर थे और 41 उसमें से ब्रॉन्ज मेडल थे। जो नेक्स्ट एशियन गेम होगा दोस्तों वो जापान में होगा, यानी 2027 का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अगेन एशियन गेम में से लिया गया है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो सही मैच है वो कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज आर करेक्टली मैच। तो कौन कौन से इनमें से करेक्ट मैच लगाए गए हैं। तो यहाँ पर दिखाया गया है ईशा सिंह विमेन्स 25 मीटर पिस्टल, इसके बाद किरण बलियन और विमेन्स शॉट पुट इसमें दिखाया गया है। किरण बलियन के बारे में पिछले एग्जाम में भी पूछा गया था सवाल। अन्नू रानी विमेन्स जिवेलिन थ्रो, उसके बाद है कार्तिक कुमार मेन्स 25 मीटर रैपिड पिस्टल। तो आपको बताना है कि सही आंसर या सही मैच कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके पास जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। दोस्तों मैं आपको आंसर बताना चाहूँगा। दोस्तों जो ईशा सिंह है, अभी आपने ऊपर इसके बारे में पढ़ा, ईशा सिंह ने 25 मीटर विमेन्स पिस्टल में इंडिया के लिए जो है दोस्तों सिल्वर मेडल जीता है। इसके बाद किरण बलियन जो कि पिछली बार भी एग्जाम में पूछा गया था JKSSB के, तो इन्होंने किरण बलियन ने विमेन्स शॉट पुट में इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। इसके बाद दोस्तों जो अनु रानी है, तो अनु रानी ने जेवलिन थ्रो में इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाया है इसी गेम यानी एशियन गेम 2023 में। इसके बाद दोस्तों जो कार्तिक कुमार है, यहाँ पर लिखा गया है मेन्स 25 मीटर रैपिड पिस्टल। दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है या ये जो मैच है ये गलत है। कार्तिक कुमार ने एथलेटिक्स में 10,000 मीटर में इंडिया को सिल्वर मेडल जिताया। तो इस तरह आप देख पा रहे हैं जो पहला वाला है ये सही है, दूसरा वाला भी सही है, तीसरा वाला भी सही है, लेकिन चौथा वाला जो है ये सही नहीं है। तो इस तरह जो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट बी, यानी 1, 2 एंड 3 ओनली, यानी ये तीनों जो हैं ये करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं या करेक्ट मैच हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि कई बार आप पूछते हैं कि ये कौन सा पेपर था। तो दोस्तों ये आज का जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का एग्जामिनेशन जो लिया गया था सब एडिटर के पोस्ट के लिए, उसका एग्जामिनेशन का पेपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द लार्जेस्ट गोल्ड माइन रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। आपको बताना है दुनिया की वो कौन सी कंट्री है जिसके पास सबसे ज्यादा गोल्ड माइन रिजर्व्स हैं। 4 ऑप्शन आपके पास, रशिया, इंडिया, इंडोनेशिया या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट डी, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन लास्ट बार भी JKSSB के एग्जामिनेशन में पूछा गया था। दोस्तों अगर हम ऑस्ट्रेलिया की गोल्ड माइन रिजर्व्स की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के पास 12,000 मीट्रिक टन गोल्ड माइन रिजर्व्स हैं। और उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आता है वो आता है दोस्तों रशिया। रशिया के पास 11,100 मीट्रिक टन का गोल्ड है। और तीसरे नंबर पे दोस्तों आता है साउथ अफ्रीका। और इसी तरह फिर चौथे नंबर पे आता है USA और USA के बाद 5वें नंबर पे आता है दोस्तों चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच माउंटेन पीक हैज अर्नड द निकनेम किलर माउंटेन। आपको बताना है इनमें से वो कौन सा माउंटेन है जिसको किलर माउंटेन के नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपके पास, नंगा पर्वत, माउंट कंचनजुंगा, माउंट एवरेस्ट या फिर K2। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा पार्ट ए, नंगा पर्वत। दोस्तों याद रखें कि नंगा पर्वत की जो ऊंचाई है वो 8,126 मीटर्स है। और इसको इसीलिए नंगा पर्वत कहा जाता है क्योंकि इसको क्लाइंब करते हुए आज तक जो माउंटेनियर्स हैं, जो क्लाइंबर्स हैं, सबसे ज़्यादा मौतें जो है इसी माउंट को समिट करते हुए हुई हैं। तो इसीलिए इसका नाम जो है नंगा पर्वत को किलर माउंटेन पड़ा है। दोस्तों अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये हिमालयन रेंजेस में आता है और ये गिलगित बल्तिस्तान में पड़ता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो कि क्रॉप्स के बारे में है। यहाँ पर लिखा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ज़ैद क्रॉप्स आर करेक्ट। तो आपको बताना है कि ज़ैद क्रॉप्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है। ज़ैद क्रॉप्स के बारे में हमने क्रॉप्स ऑफ इंडिया में डिटेलर में बताया कि ज़ैद क्रॉप्स क्या होती हैं, ये कब उगती हैं, इनके लिए टेम्परेचर वगैरह क्या होता है, तो वो हमने सारा डिस्कस किया है ऑलरेडी। तो यहाँ पर स्टेटमेंट पढ़ेंगे, ज़ैद क्रॉप्स आर समर सीजन क्रॉप्स ग्रोन फ्रॉम मार्च टू जुलाई। तो ये जो स्टेटमेंट है ये सही है। जो ज़ैद क्रॉप्स होती हैं वो समर सीजन क्रॉप्स होती हैं, जो कि यूजुअली मार्च और जुलाई वगैरह के महीनों में उगाई जाती हैं। इसके बाद these crops require warmer weather for vegetation growth and longer day length फॉर रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। तो ये भी सही है कि इनके लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो वार्मर चाहिए ताकि अच्छे से ग्रो कर पाए। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है वो सही है। इसके बाद लिखा गया है मेज इज अ ज़ैद क्रॉप दैट रिक्वायर्स अ टेम्परेचर बिटवीन 21 to 27 डिग्री सेल्सियस एंड ग्रोज वेल इन ओल्ड ओलिवियल सॉइल। तो दोस्तों जब हम मेज़ की बात करते हैं तो मेज़ के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो तकरीबन 21 से 27 या इसके आसपास का टेम्परेचर इसको चाहिए, ये सही है। लेकिन दोस्तों जब हम मेज़ की क्रॉप पैटर्न की बात करते हैं तो मेज़ एक ज़ैद क्रॉप नहीं है, मेज़ एक खरीफ क्रॉप है। और यहाँ पर लिखा गया है कि इट ग्रोज वेल इन ओल्ड ओलिवियल सॉइल। तो ये जो स्टेटमेंट है इसका तो आधा स्टेटमेंट जो है वो सही है, लेकिन ये जो मेज है ये एक ज़ैद क्रॉप नहीं है बल्कि ये एक खरीफ क्रॉप है। अब खरीफ क्रॉप क्या होता है, रबी क्रॉप क्या होता है, ज़ैद क्रॉप क्या होता है, ये हमने क्रॉप्स ऑफ इंडिया में अच्छे से पढ़ा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस तरह जो स्टेटमेंट 1 है ये सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है। तो इस तरह इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट सी, ओनली 1 and 2. Next question है isoids are the imaginary lines on a weather map that connects areas of equal dash over सम टाइम पीरियड। तो आपको बताना है जो आइसोइड्स होते हैं ये इमेजनरी लाइन्स होते हैं एक वेदर मैप पे, जो कि कनेक्ट करते हैं उन एरिया को जो कि इक्वल होता है या जहां पर कुछ इक्वल होता है कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो वो इक्वल क्या होता है जिनको ये लाइन्स आपस में जोड़ती है मैप पर। तो इक्वल रेनफॉल होता है, या फिर इक्वल विंड स्पीड होती है, इक्वल ह्यूमिडिटी होती है, या फिर इक्वल विंड स्पीड रहती है। तो यहाँ पर विंड स्पीड 2 बार जो है आया है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट ए, इक्वल रेनफॉल जो है ये मेजर करती है आइसोइड्स जो इमेजिनरी लाइंस होती हैं वेदर मैप के ऊपर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अगेन कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में, यहाँ पर लिखा गया है NH44 इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया with the length of dash kilometers running from dash in the north to dash in the south। आपको पहला यहाँ पे बताना है जो इंडिया की सबसे लंबी नेशनल हाईवे है वो है NH44, और यहाँ पर आपको बताना था कि NH44 की लेंथ कितनी है और ये किन 2 जगहों को आपस में मिलाती है उनका नाम आपको लिखना था। दोस्तों ये क्वेश्चन क्योंकि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है इसीलिए इसका आंसर मुझे दोस्तों आप नीचे खुद कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिया गया है और उनकी जो लोकेशन है वो दी गई है। आपको बताना है कि सही मैच कौन सा रहेगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और उसकी लोकेशन के बारे में। दोस्तों जब हम चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करते हैं तो दोस्तों ये जो एयरपोर्ट है ये आता है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। और उसके बाद जब हम देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट की बात करते हैं तो दोस्तों ये जो है ये आता है इंदौर मध्य प्रदेश में। इसके बाद दोस्तों जो सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो ये एयरपोर्ट आता है दोस्तों अहमदाबाद गुजरात में। और उसके बाद जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो ये आता है नागपुर महाराष्ट्र में। तो अगर अब हम सही मैच की बात करें तो ए जो है ये 4 के साथ मिलेगा और बी जो है ये 1 के साथ मिलेगा और जो सी है ये 3 के साथ मिलता है और जो डी है दोस्तों डी मिलता है 2 के साथ। इस तरह इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पार्ट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन पुल फैक्टर। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कॉमन पुल फैक्टर कौन सा नहीं है। 4 ऑप्शन आपके पास बेटर,
एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, हायर इनकम, हायर लिविंग स्टैंडर्ड्स या फिर पॉलिटिकल ऑपरेशन। दोस्तों यहाँ पर ये कहना चाहूँगा जो कॉमन पुल फैक्टर है ये वो फैक्टर्स होते हैं, ये वो चीज़ें होती हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं इस जगह पर आने के लिए या इस जगह पर सेटल होने के लिए। तो उन चीज़ों को कहा जाता है कॉमन पुल फैक्टर। तो दोस्तों आपको बताना है कि अब वो कौन सी चीज़ रहेगी इनमें से जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगी उस जगह आने के लिए या फिर वहाँ पर सेटल होने के लिए। दोस्तों अगर हम बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं तो ये एक कॉमन पुल फैक्टर है। लोग वहाँ जाना चाहेंगे जहाँ पर उनको नौकरी या फिर रोज़गार अच्छे से मिले, तो वहाँ पर लोग जाना चाहेंगे। इसके बाद हायर इनकम, तो लोग ये भी एक कॉमन पुल फैक्टर है, लोग वहाँ जाना चाहेंगे जहाँ पर अच्छी इनकम के जरिए हों या फिर रिसोर्सेज हों। उसके बाद हायर लिविंग स्टैंडर्ड, लोग उस जगह जरूर जाना चाहेंगे जहां पर वो अच्छे से अपनी जिंदगी गुजार सके, हाई स्टैंडर्ड में जिंदगी गुजार सके। इसके बाद है पॉलिटिकल ऑपरेशन, जहां पर लोगों को जो है दबाया जाए, लोग वहां पर पॉलिटिकली उन पे प्रेशर किया जाए, उनके ऊपर जुल्म किया जाए या उनकी जो डिमांड होती है या फिर उनकी जो आवाज़ है जहां पर उनको दबाया जाए तो लोग वहां पर जाना नहीं चाहेंगे। तो ये एक कॉमन पुल फैक्टर नहीं है, तो इसका आंसर रहेगा पार्ट डी, पॉलिटिकल ऑपरेशन। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि हमने जीके जनरल अवेयरनेस से लिए थे। अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं, जो मैं आपके लिए बहुत जल्द यानी शाम को दूसरी वीडियो आएगी इस क्वेश्चन पेपर के ऊपर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रेजुएट लेवल का ये एग्जामिनेशन लिया गया है सब एडिटर के पोस्ट के लिए। इसमें अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनफैक्ट बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो हमने ऑलरेडी कई सारी वीडियोज में डिस्कस किए हैं या कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इन वीडियोज़ को देखें, इन क्वेश्चन को देखें, आपको हेल्प जरूर मिलेगी। तो दोस्तों फिलहाल के लिए मैं ये वीडियो यहीं करता हूं एंड मैं पार्ट 2 वीडियो जो है शाम को इसकी अपलोड करूंगा। तो मैं मिलता हूं अब दोस्तों आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।